नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज है 10 फरवरी 2023 और इस वीडियो में इस तारीख से जितने भी ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका जो डिस्कशन करते हैं। करीब 10 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में जिनका हम डिस्कशन करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमपी की किस आदिवासी महिला को मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया है लहरी बाई को। अब ये हैं एमपी की आदिवासी महिला जो आती हैं बैगा समुदाय से आती हैं, एक बैगा जनजाति है, उससे ये आती हैं बैगा जनजाति से, और ये चुनी गई हैं मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर। मिलेट की बात करें तो मिलेट जो होता है वो मोटे अनाज को बोलते हैं और उसको पोषक अनाज भी बोला जाता है। और आप जानते हैं कि 2023 जो वर्ष है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज घोषित कर रखा है, जिसके तत्वाधान में सरकार ने मोटे अनाज जो पोषक अनाज है इसके लिए श्री अन्न योजना भी चलाई है, जिसमें एक हैदराबाद का जो इंस्टीट्यूट है उसको एक बेस बनाया गया है। और इनको जो मिलेट की जो ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है क्योंकि इन्होंने एक अनोखा कार्य किया है। इन्होंने 150 से अधिक किस्मों का संरक्षण किया है जो मोटे अनाज की किस्में हैं। 150 से अधिक किया है, तो इनके इसी कार्य के लिए इनको मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इनको नाम आपको याद रखना होगा। ये बैगा समुदाय की हैं और हो सकता है क्वेश्चन में ये आ जाए कि बैगा समुदाय किस राज्य में है, या जो मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं लहरी बाई वो किस समुदाय से आती है, किस एसटी की जनजाति से आती हैं। तो ये आप में 2-3 क्वेश्चन इस वाले से बनते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ठीक, ये कोविड वैक्सीन जो कोविड-19 वैक्सीन है उसका 5वां खुराक देने की बात हो रही है। और उस देश का नाम पूछा जा रहा है जो 18 वर्ष और उससे जितने लोग अधिक हैं उन सब को यहाँ पे कोविड-19 की 5वीं खुराक दी जाएगी। वो है देश ऑस्ट्रेलिया। सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक जो भी है सभी को लगेगी 5वीं खुराक। और ये जो है कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे अधिक टीकाकरण वाले देशों में इनका नाम शामिल है। और ऑस्ट्रेलिया में अब तक 16 वर्ष की आयु से जितने भी ऊपर लोग हैं तो 95% लोगों को कोविड-19 की जो 2 खुराकें हैं वो दी जा चुकी हैं। मतलब 95%, केवल 5% लोग छूटे हुए हैं जो 16 साल से ज़्यादा हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी अच्छी और एक तरीके से देखा जाए तो पूरी दुनिया में बेस्ट है। तो इसका नाम आपको ऑस्ट्रेलिया का याद रखना पड़ेगा कि ये 5वीं खुराक अभी देने की घोषणा की है जो 18 वर्ष से अधिक हैं, और जो 16 वर्ष से अधिक हैं उन सबको 2 टीके लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो ये हैं गिरिराज सिंह, और जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया, अभी नई दिल्ली में जो मिशन अंत्योदय संरक्षण है उसका उद्घाटन किया है। तो इसमें होगा क्या, जो जिनका भी राशन कार्ड जो अंत्योदय राशन कार्ड है या जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन में लोग रहते हैं उनका दोबारा सर्वे किया जाएगा कि उसमें से कौन लोग ऐसे हैं जो वाकई इसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आप जानते हैं कि ये ग्रामीण विकास विभाग होता है उसके अंदर ये सारे कार्य होते हैं। और 2017 और 18 से देश की सभी ग्राम पंचायतों ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया था। और सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका को मापने योग्य परिणामों में बदलना है। जो गवर्नमेंट के माप हैं पॉवर्टी लाइन्स के, उसके अंतर्गत कौन से लोग हैं कौन से नहीं हैं। तो ये है हमारा मिशन अंत्योदय संरक्षण जो 2017-18 से स्टार्ट हुआ था और जो 22-23 का दोबारा हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है ये शुरू किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा। और ये डिजिटल पेमेंट जो है ये क्या है कि एक तरीके से डिजिटल को बढ़ावा दे रहा है कि जो भी पेमेंट हो रहा है कैश विहीन हो, डिजिटल पेमेंट में हो। तो इस प्रकार से उत्सव मनाया गया है। और इसके पहले ये 5 दिसंबर 2021 से 5 मार्च 2022 में मनाया गया था, और अभी ये 9 फरवरी से
9 फरवरी से और 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। तो 9 फरवरी आपको याद रखना होगा कि 9 फ़ेब से 9 अक्टूबर तक ये मनाया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है वो देशव्यापी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हमारे अश्विनी वैष्णव और इन्होंने नई दिल्ली से डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? ये क्या है? कॉइन वेंडिंग मशीन, जो खुले पैसे जो चेंजेस सिक्के होते हैं उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए क्यूआर कोड आधारित एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा जो अपना बैंक आरबीआई शुरू करेगा। और आरबीआई की जो इसमें गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है। देश में सिक्कों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आरबीआई ने 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलें क्यूसीवीएम, पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और जिसमें ये सिक्कों की जो कमी है उसको दूर किया जाएगा। तो ये अभी आरबीआई ने स्टार्ट किया है, क्यूआर कोड आधारित है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में खबरों में रही विंड योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये विंड योजना की बात हो रही है और विंड का जो फुल फॉर्म है वो है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो ये योजना जो है शुरू की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। योजना का जो कुल परिव्यय है वो करीब 2500 करोड़ है और इसका उद्देश्य जो है देश में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारण को बढ़ावा देना है। जितने आपके जो AIR FM है और जो DD न्यूज़ हैं, इनका जो बुनियादी ढांचा है इसको इम्प्रूवमेंट करना है। जो आप AIR न्यूज़ पढ़ते हैं, भारतीय अखिल रेडियो या ऑल इंडिया रेडियो, और जो दूरदर्शन है DD, इसको जो प्रसार भारती जो पूरा है इसका जो बुनियादी ढांचा है इसका डेवलपमेंट करना है और इसके लिए चलाई है इन्होंने विंड योजना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय सैन्य बलों द्वारा आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? भारत के ही सैन्य बलों के द्वारा आपस में एक सैन्य अभ्यास किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति प्रहार उसका नाम रखा गया है और जो बंगाल में स्टार्ट हुआ है। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो सेना और भारतीय वायुसेना और CAPFS को शामिल करते हुए एक नेटवर्क बनाना है और जो एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों को युद्ध की तैयारी का अभ्यास कराया है। तो इसमें 3 सेनाएं हैं, 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं, उन्होंने आपस में एक प्रशिक्षण किया है अपना। तो उसके ये हुआ है बंगाल में। तो आपको बंगाल का नाम याद रखना है और त्रिशक्ति प्रहार इसका नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम, जिसका पूरा नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, योजना लागू किया है? तो ये योजना लागू किया है भारी उद्योग मंत्रालय ने। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सब्सिडी देने के लिए, ये बात अगर फेम की बात होती है तो फेम में आप समझ जाइए कि जितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके लिए सिर्फ होती है और इनको इन पर जो सब्सिडी दी जाती है उसी सब्सिडी को देने के लिए फेम योजना लागू की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की ज़्यादा बिक्री हो, ज़्यादा लोग उसे खरीदें, तो उसके लिए जो फेम योजना लागू की गई है उसमें छूट देने के लिए, उसमें आपको सब्सिडी देने के लिए। और पहले ये जो 2020 में लॉन्च हुई थी ये योजना, पहली बात है। और उस समय जो इसका पूरा बजट था वो करीब 2897 था। ये 2020 की बात हो रही है। तो 2020 में था 2897 और 2024 में इसको किया गया करीब 5172 किया गया 2024 में और ये 2997 था 2020 में। तो एक तरीके से इसको डबल किया गया, जो अगर देखा जाए तो पूरे बजट में ये सबसे बड़ी छूट दी गई है, सबसे बड़ा जो इसका इस वित्त वर्ष में इसको पेमेंट किया गया है। तो ये है फेम योजना जो इलेक्ट्रिक वाहन पे छूट के लिए है। ये 2020 से लागू हुआ था और 2024 में इसकी सब्सिडी को दोगुना कर दिया गया है और इसे भारी उद्योग मंत्रालय लागू करता है। इतना आपको इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ?
तो भारत जो है और संयुक्त अमीरात के साथ में क्या किया उसने, ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए त्रिपक्षीय सहयोग किया है। और इसमें ये तीन देश करेंगे क्या? देखो, ये त्रिपक्षीय जहाँ पे होता है भारत के साथ में, इनको आपको नाम याद रखना है। एक तो ऊर्जा के क्षेत्र में है, डिफेंस है और इकोनॉमी है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था। इन क्षेत्रों में इन तीन देशों का एक साथ समझौता हुआ है। और समझौता होने की जगह सिर्फ एक है, क्योंकि एक संगठन जो IORA है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो ये जो संगठन है, ये इसके सराउंडिंग ही ये तीनों देश आते हैं, फ्रांस भी है। और ये तो ये इनका जो डेवलपमेंट है, जो भी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के चारों ओर जो है जितनी सारी स्वच्छ ऊर्जा और जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उनको ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के लिए आगे बढ़ाएंगी, एक साथ काम करेंगी। जितने भी हिंद महासागर के आसपास देश हैं उन सब के लिए काम करेंगे। तो ये अपने आप में जो त्रिपक्षीय समझौता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? याद रखिए, यहाँ पे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है और साथ में दो देशों की बात हो रही है कि दो देशों के लिए शतक किसने जड़ा है और दूसरा क्रिकेटर पूछा जा रहा है। तो ये हैं गैरी बेल्स, जो जिम्बाब्वे के हैं। ये गैरी बेल्स की पिक है। और ये हैं दूसरे क्रिकेटर। पहले क्रिकेटर का नाम था केपलर वेसल्स। केपलर वेसल्स नाम था, वो पहले क्रिकेटर थे जो दो देशों के लिए, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट शतक लगाए थे। और अभी इन्होंने क्या किया, जो गैरी बैलेंस थे इनका इन्होंने लगाया है। और जो इनका जन्म था वो हरारे, जिम्बाब्वे में हुआ था। और आखिरी बार इन्होंने 2017 में इंग्लैंड के लिए खेला था। तो पहले इन्होंने जब इंग्लैंड का 2017 में खेला था तब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया था। और अभी जब जिम्बाब्वे के लिए खेल रहे हैं तो तब इन्होंने एक और शतक लगाया है, और इन्होंने ये लगाया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो अपने आप में ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इनका नाम आपको याद रखना है, गैरी बेल्स, जो दूसरे क्रिकेटर बने हैं इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने के लिए दो देशों के लिए। ठीक है, एक आपको नाम याद रखना है केपलर वेसल्स का, जो पहले थे, और ये हैं गैरी वेसल्स जो जिम्बाब्वे के हैं। तो ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।